दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मौर्य आप सभी का ए टू जेड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल के इस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। ये लेक्चर आपको डिफरेंट रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे आईएएस, स्टेट पीसीएस, पीसीएससी, एपीओ, हायर जुडिशरी सर्विस, एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और सभी एग्जाम्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन व पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं के टॉपिक को समझने में हेल्प करें। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15। देखते हैं कि इसमें क्या है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह प्रतिषेध राज्य के विरुद्ध है, गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। भेदभाव केवल उपरोक्त आधारों पर ही निषिद्ध है। इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट है, अब यहाँ पर जो स्टेट वर्ड है ये इसकी बहुत ही वाइड मीनिंग है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 है उसमें जो स्टेट की डिफिनेशन बताई गई है, मेरा इस पर एक लेक्चर भी है। आप उसको डिटेल में समझने के लिए हमारे उस लेक्चर को देखिए। तो जो स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति को जो कि इंडियन सिटीजन है उसको रिलीजन पे, रेस, जेंडर, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक वर्ड है केवल, ओनली। तो इसका मतलब है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन इन कारणों को छोड़ करके, इन 5 आधारों को छोड़ करके अगर कोई दूसरा आधार है तो उस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, या इसमें से कोई एक कारण और कोई एक अन्य कारण को मिला करके भी भेदभाव किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि राज्य जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन जाति और पिछड़ेपन के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और यही कारण है कि हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट है उनको 15% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। शेड्यूल ट्राइब को, जो अनुसूचित जनजाति है, उसको 7.5% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसको 27% का रिजर्वेशन है। और अभी पिछले ही वर्ष में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। और ये रिजर्वेशन आपको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एडमिशन्स और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। आइए समझते हैं कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है। वो ये कहता है कि राज्य एवं गैर सरकारी व्यक्ति दोनों को भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। इसमें से कोई भी सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों आदि में उपयोग से भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा। इसका मतलब है कि चूँकि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में जब ब्रिटिश रूल था और एक कास्ट बेस्ड सिस्टम हुआ करता था, तो उसमें ये होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको कुछ सर्टेन प्लेसेस पे जाने से रिस्ट्रिक्शंस होती थी, जैसे कि वो तालाबों में नहीं जा सकते, कुएं में पानी नहीं भर सकते, या मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ प्रतिबंध थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है डिक्लेयर करके फंडामेंटल राइट्स में इसको पेनलाइज कर दिया गया, इसको प्रावधान बना दिया गया कि कोई ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके लिए एक समुचित दंड की व्यवस्था की गई। अब जो इसका क्लॉज 3 है, 15 क्लॉज 3, वो ये कहता है कि महिलाओं व बच्चों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, जैसे कि स्थानीय निकाय में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। इसका ये प्रयोजन इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में जो महिलाएं रही हैं पुरुषों की तुलना में उनको कम अधिकार प्राप्त थे। इसीलिए अगर लैंगिक आधार पर आप विकास क्रम को देखें तो महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई थी, तो इसलिए उनको ये विशेष प्रावधान करके उनके बराबर लाने का प्रयास किया गया। आइए समझते हैं कुछ अन्य इसी से जुड़े प्रावधान। कुछ लीडिंग केस समझते हमें इस जो आर्टिकल 15 है उसके बारे में और क्लैरिटी हो सके। सबसे पहले 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। अब इस केस में इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसने ये किया था कि जो गैर ब्राह्मण स्टूडेंट्स हैं उसके लिए सीटें आरक्षित कर दी थी। और चूंकि हमारे जो
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता, जातीय आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत मानते हुए निरस्त कहा कि ये टोटली पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इस आदेश को जो है हटाने के लिए संसद ने पहला संविधान में संशोधन किया 1951 में, और उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा 15 क्लॉज 4, और उसमें दो बातें डिसाइड करनी थी कि हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा। दूसरा, उसमें यह तय करना था कि व्हाट आर द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, जो आरक्षण है उसकी सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब वो कितने प्रतिशत होना चाहिए। अब ये दो प्रश्न जो है तय करने थे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी जो ये रिजर्वेशन है, आरक्षण है, इसके बारे में बातचीत नहीं कही गई है। लेकिन अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है, और उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है वो कुछ जातियों को, कुछ वर्गों को, समूहों को ये जो है सूचित कर सकता है कि ये पिछड़ा हैं, और उसके आधार पर फिर उनके लिए ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक अगला मामला। तो अब ये आर्टिकल जो 15 क्लॉज 4 है, इसमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए इस तरह के प्रोविजन करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास आ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब अगेन 1963 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि जो जाति है वो पिछड़ेपन का एकमात्र कारण नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कहा ही गया है। लेकिन इसके साथ अगर दूसरा कोई रीजन कंबाइन कर दिया जाए तो उसको जरूर मान लिया जाएगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण एक उचित सीमा से अधिक नहीं हो सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने 1993 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आया, इसे हम मंडल केस के नाम से जानते हैं, इसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें फिक्स करी। एक तो ये कि जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, सीलिंग लिमिट लगा दिया 50%। दूसरा, जो पिछड़ा वर्ग का प्रावधान है उसमें कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया कि एक निश्चित आय सीमा से वर्ग के लोग जो हैं वो इसके आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टैब्लिश हुई। आइए अब देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 15 है उससे जुड़े हुए कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसा कि अभी हमने रिसेंट में देखा कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है वो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके रिजर्वेशन की बात करता है। अब जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि शिक्षण संस्थान चाहे सहायता प्राप्त हो, मतलब चाहे उन्हें गवर्नमेंट फंडिंग करती हो या गैर सहायता प्राप्त हो या गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग ना करती हो, समाज के सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उनको आरक्षण देना होगा। इस तरह के प्रावधान किए गए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको इस बात से छूट दी गई है। अब इससे संबंधित कुछ केस देख लेते हैं। TMA पाइप फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं जिनको सरकार फंडिंग नहीं करती है उनमें भी कोटा प्रणाली लागू नहीं कर सकती। जिनमें गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती है उसमें जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लागू नहीं कर सकती, क्योंकि 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के तहत प्रदत्त जो ये प्रोफेशन को चुनने का राइट है उसका वायोलेशन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो समाज का पिछड़ा तबका था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और बराबरी पर पहुंचाने के लिए ऐसा प्रयास कर रही थी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से। और इसके लिए जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसने 2006 में एक कानून बनाया और उसके तहत जितने भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम पारित किया और उसके तहत जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थान हैं, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, उस क्षण का प्रावधान वो कर दिया। अब एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, A.K. ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2008 में। इसमें यह डिसीजन दिया गया कि
राज्य व निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये मान लिया कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको माना जाएगा। अगला केस इसी तरीके से आया राजस्थान के केस में। इसमें यह था कि जो राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त जो प्राइवेट कॉलेजेस थे और जो यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस था, इसमें यह कहा गया कि जो 2009 का अधिनियम है उसमें 25% जो सीटों के आरक्षण का प्रावधान है उसको लेकर चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जो शिक्षा है वो एक व्यवसाय नहीं है, हालांकि ये एक राज्य पर दायित्व है, लाइबिलिटी है, इसीलिए ये बाल जो है इसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये जो सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान की बात है और सबसे बड़ी बात है कि ये बाल केंद्रित है और चूंकि संविधान में सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेज हैं और इवन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में इसको वैलिड करार दिया। आइए अब ये देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 15 है वो और उसको लेकर जो सोशल प्रोग्रेस है, सामाजिक प्रगति है, उसमें क्या संबंध है, उसको लेकर क्या दो बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 15 के आधार पर महिलाओं और उनकी सामाजिक प्रगति के लिए न्यायालय ने आपराधिक कानून जो क्रिमिनल लॉज हैं और जो प्रोसीजरल एक्ट हैं उसके पक्ष में कुछ प्रावधान किए हैं। ऐसा इस कारण से क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से भारत में जो महिलाएं रही हैं वो पुरुषों की तुलना में उन्हें कम अधिकार प्राप्त रहे हैं, इसलिए उनके वेलफेयर के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। दूसरा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में 1997 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस किए थे, कुछ सजेशंस दिए थे, क्योंकि ऐसा जो उत्पीड़न है वो अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पे, जो ये 5 बेसिस हैं, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए जो है ये प्रोविजन किए। तो यहाँ पर ये नहीं माना जा सकता क्योंकि उनको और सक्षम बनाने के लिए ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, तो पुरुष इसकी मांग नहीं कर सकते कि उनके लिए भी ऐसे प्रोविजन किए जाएं। तो इस तरीके से हमने इस आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ा और अगले लेक्चर में हम इसको अगले आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो एक राज्य शब्द है इसको आपको और अच्छे से समझने के लिए जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उनको आप देखिए। दोस्तों, आज मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स करके व ईमेल लिख करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेक्चर्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्टडी मटेरियल और कोर्सेज की और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जो है मैसेज भेज के आप ऐड हो सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।